सुबह के 6 बजने को थे। बाहर अभी भी थोड़ा अंधेरा था, लेकिन आसमान पर रोशनी की एक हल्की चादर बिछने लगी थी। चिड़ियों की मीठी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। केवल पुरानी घड़ी की टिक-टिक और पंखे की धीमी आवाज कमरे में गूंज रही थी। 70 साल के मोहनलाल जी की नींद बिस्तर पर पूरी हो चुकी थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था। उन्होंने धीरे से उठकर अपनी पत्नी शांति को जगाया, जो अभी भी गहरी नींद में थी। शांति, ए शांति, उठ जाओ, 6 बज गए हैं, मैं टहलने जा रहा हूं। शांति जी की आंखें अभी भी बंद थीं। मोहनलाल जी की आवाज सुनकर उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और करवट बदलते हुए कहा, हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं उठती हूं अभी। मोहनलाल जी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। जैसे ही वो जाने लगे, वो रुके और फिर मुड़कर बोले, अरे सुनो, कल रात तुम कह रही थी ना कि दूध जलेबी खाने का मन कर रहा है। मैं आते हुए रास्ते से गर्मागर्म ताजा जलेबी ले आऊंगा, तुम बस उठकर दूध गर्म कर लेना। शांति जी ने बिना आंखें खोले एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे नींद में भी वो इस प्यार भरी बात को महसूस कर रही हो। मोहनलाल जी ने उन्हें एक और बार देखा, मानो वो पल उनके दिन की शुरुआत का सबसे कीमती हिस्सा हो। फिर उन्होंने दरवाजे के पास रखा अपना पुराना थैला उठाया और बाहर निकल गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस सुबह की मिठास में कुछ ऐसा भी घुला हुआ था जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाला था। सड़क के किनारे एक पुरानी लेकिन मशहूर जलेबी की दुकान पर सुबह सुबह ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। मोहनलाल जी भी लाइन में खड़े थे। उनकी नजरें दुकान के अंदर कड़ाही में छनती हुई सुनहरी जलेबियों पर टिकी थीं। भैया, आधा किलो जलेबी दे दो, गर्मागर्म ही देना, उन्होंने थैले से पैसे निकालते हुए कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे मोहनलाल, ये डाइटिंग का नया तरीका कब से शुरू कर दिया? सुबह सुबह गर्मागर्म जलेबियां, वाह भाई वाह। मोहनलाल जी ने मुड़कर देखा तो सामने उनके पुराने दोस्त और पड़ोसी रमेश खड़े थे, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। मोहनलाल जी हंसते हुए बोले, नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो जानते ही हो मैं इन सब चीजों से दूर ही रहता हूं। तो फिर ये मिठास किसके लिए है? रमेश ने आंखें नचाते हुए पूछा। मोहनलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भाभी शांति कल रात कह रही थी कि दूध जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो सोचा आज टहलने से लौटते हुए ले चलूं। बस 2-4 जलेबियां खाकर उसका दिल खुश हो जाएगा। वाह, मोहब्बत का पुराना नुस्खा अब समझ आया, रमेश ने ठाका लगाया। चलो अच्छा है, ये मिठास हमेशा बनी रहे। अच्छा मैं चलता हूं, वरना घर पर तुम्हारी भाभी पूछेगी कि कहां अटक गए थे। ठीक है, शाम को चौपाल पर मिलते हैं, कहकर रमेश जी चले गए। मोहनलाल जी ने गर्मागर्म जलेबियों का पैकेट लिया, उसे थैले में रखा और एक बार फिर मुस्कुराए। बस शांति के चेहरे पर मुस्कान देख लूंगा तो मेरा दिन बन जाएगा। लेकिन क्या जलेबियों की ये मिठास वाकई उस घर के माहौल को मीठा कर पाएगी, या दरवाजे के उस पार कोई और कड़वा सच उनका इंतजार कर रहा था? मोहनलाल जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। शांति, देखो मैं जलेबियां ले आया, उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए आवाज लगाई। लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने जलेबियों का थैला मेज पर रखा और सीधे कमरे में चले गए। शांति जी उसी तरह बिस्तर पर लेटी हुई थीं, जैसे वो सुबह छोड़कर गए थे। वाह भाई वाह, तुम तो अभी तक सो रही हो, क्या बात है, आज उठने का मन नहीं है क्या? उन्होंने हल्की नाराजगी से कहा। पर जब शांति जी नहीं उठी तो वो पास आकर बिस्तर के किनारे बैठ गए और प्यार से बोले, देखो मैं गर्मागर्म जलेबियां लाया हूं, अब तो उठ जाओ। जैसे ही उन्होंने शांति जी का हाथ छूकर उन्हें हिलाने की कोशिश की, हाथ अचानक ढीला होकर बिस्तर के किनारे लुढ़क गया। मोहनलाल जी का हाथ वहीं रुक गया, चेहरे की मुस्कान जैसे जम सी गई हो। एक पल को उन्हें लगा कि शायद शांति मजाक कर रही है या बहुत गहरी नींद में है। शांति, शांति उठो, अब उनकी आवाज में कंपी थी। उन्होंने शांति जी का चेहरा अपनी तरफ घुमाया, लेकिन वो चेहरा अब हर भाव से खाली था। न कोई गर्मी, न कोई मुस्कान, बस एक गहरा डरावना सन्नाटा। शांति, ऐसे मजाक मत करो, देखो देखो मैं जलेबी लाया हूं, दूध भी मैं ही गर्म कर दूंगा।
मोहनलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक बार फिर शांति का हाथ थामा, लेकिन अब वो हाथ बेजान हो चुका था। शांति, जिसकी सांसें अब उनसे बहुत दूर जा चुकी थीं। नहीं, शांति, नहीं, उठो शांति। उनकी आवाज अब सिसकियों में बदल चुकी थी। घर के हर कोने में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जो चीख रहा था। मेज पर रखा जलेबी का पैकेट अपनी मिठास खो चुका था, जैसे किसी ने जिंदगी से ही स्वाद छीन लिया हो। मोहनलाल जी शांति के बेजान शरीर को अपनी कांपती बाहों में लिए ऐसे बैठे थे, जैसे अपनी पूरी दुनिया को समेटने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई, लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंचे और अपने बेटे को एक रूंधी हुई आवाज में पुकारा, राकेश, ओ राकेश बेटा, जरा नीचे आना, तुम्हारी मां। शांति उठ नहीं रही है। ऊपर के कमरे में पंखे की आवाज में सो रहे राकेश की नींद खुली। उसने चिढ़े हुए लहजे में कहा, क्या हो गया पापा? सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? राकेश कुछ देर बाद सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि उलझन और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने कमरे में झांका। शांति जी वैसे ही शांत लेटी थी। मोहनलाल जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, डॉक्टर को बुला ले। लेकिन राकेश ने ठंडे लहजे में कहा, अब कोई फायदा नहीं है पापा, मां अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी पीछे से प्रिया, राकेश की पत्नी, आई, बाल बिखरे हुए, हाथ में मोबाइल। अपनी सास को देखकर उसने एक चुभती हुई मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ? नहीं उठी क्या माँ जी? मर गई? अच्छा ही हुआ, रोज रोज के ड्रामे से छुटकारा मिला। मोहनलाल जी की आंखें अब प्रिया पर थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ एक सन्नाटा था जो हजारों सवालों से भरा था। रोते हुए पिता को देखकर राकेश बोला, पापा, अब रोना धोना बंद करो और रिश्तेदारों को फोन करके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। और हाँ, जल्दी करना, दोपहर में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। ये सुनकर मोहनलाल जी धीरे से बोले, वो तुम्हारी मां है, कुछ तो लिहाज करो। मोहनलाल जी की आवाज कांप रही थी, लेकिन राकेश का चेहरा पत्थर जैसा था। उसने ताना मारते हुए कहा, अब इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो पापा, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। मां चली गई, रोने से वापस तो नहीं आएंगी। तभी प्रिया भी बोल पड़ी, और सुनिए, हमसे किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। ये नहाना धोना और एक तरफ बैठकर रोते रहना। मुझे शाम को पार्लर जाना है, नेहा की शादी है, तो ये सब जल्दी खत्म कीजिए। पड़ोस की कुछ औरतें आ गईं। एक ने पूछा, भाई साहब, क्या हुआ शांति दीदी को? मोहनलाल जी ने धीरे से कहा, सुबह से उठी ही नहीं, बस सोती ही रह गई। किसी ने धीरे से उनके चेहरे पर एक सफेद चादर डाल दी। मोहनलाल जी एक कोने में बुत बने बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया भी उस सफेद चादर से ढक गई हो। शांति जी को गए हुए 8 दिन हो चुके थे। घर का सन्नाटा अब धीरे धीरे आदत बन रहा था। मोहनलाल जी आज भी रोज की तरह उठे, लेकिन आज उनके हाथ में शांति जी की तस्वीर थी, वही तस्वीर जो 4 दिन पहले चिता के सिरहाने रखी थी। उन्होंने उस तस्वीर को धीरे से उठाया और अपने तकिए के पास रख दिया, जैसे उनकी पत्नी अभी भी वहीं हो, बस बोल नहीं रही। उनकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर टिक गई। सुइयां 6:30 पर अटकी थी। 6:30 बजे का वो वक्त था जब शांति जी चाय बनाने के लिए उठती थी। एक लंबी सांस उनके सीने से निकली, थकी हुई, बोझिल, और फिर यादों का एक बिखरा हुआ मंजर आंखों के सामने आ गया। शांति का वो ठंडा हाथ जिसे उन्होंने उस सुबह उठाने की कोशिश की थी, वो हाथ कुछ भारी था, और नाखून नीले थे। हाँ, जैसे कुछ नीलापन था वहां। मोहनलाल जी की सांस रुक गई। कुछ नाखून नीले थे, या ये सिर्फ मेरा वहम था? उन्होंने खुद से कहा, नहीं, ये सब मेरा वहम है। 4 दिन से ठीक से सोया नहीं हूं। शायद उसी थकान ने ये सब मेरे दिमाग में भर दिया है। शांति जी के जाने के बाद मोहनलाल जी हर दिन और ज्यादा चुप होते जा रहे थे। घर में कोई भी उनकी इस खामोशी को समझने की कोशिश नहीं करता था। एक शाम जब उन्हें तेज भूख लगी तो वो धीरे धीरे किचन में गए। उन्होंने दाल चावल मिलाकर एक छोटे पैन में खिचड़ी चढ़ाई ही थी
कि पीछे से प्रिया की तेज आवाज गूंजी, पापा, आपसे जरा भी सब्र नहीं होता क्या? इतनी भी क्या भूख लगी थी कि खुद ही किचन में घुस गए? मोहनलाल जी मुड़कर देखने लगे। प्रिया के हाथ में मोबाइल था, लेकिन आंखों से आग बरस रही थी। लोग मुझे ही कहेंगे, देखो, बहू अपने ससुर को खाना भी नहीं देती। पर किसी को क्या पता कि मेरे ससुर इतने पेटू हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाना है। मोहनलाल जी के हाथ रुक गए। वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन बहू से बहस नहीं करना चाहते थे। सच तो ये था कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो चुपचाप खिचड़ी प्लेट में निकालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे से प्रिया की आवाज और तीखी हो गई, ये रोज रोज का ड्रामा अब नहीं चलेगा राकेश। राकेश ने उसे शांत कराया। प्रिया, चुप हो जाओ, अभी ऊपर जाओ। प्रिया हैरान होकर उसे देखने लगी, लेकिन राकेश का चेहरा सख्त था। वो बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उस रात कुछ अजीब था। रात के 2 बजे थे। मोहनलाल जी को बेचैनी हो रही थी। नींद कोसों दूर थी। आखिर वो धीरे से उठे और बिना आवाज किए छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। छत पर वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी एक कोने में रखी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मोहनलाल जी ने कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्होंने सिर पीछे टिकाकर आसमान की तरफ देखा। चांद आज भी पूरा था, वैसा ही चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में अब वो मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें पास रखी खाली कुर्सी पर गई, वही जगह जहां उनकी पत्नी शांति बैठा करती थी। यादों की परतें खुलने लगी। सुनिए, शांति जी ने धीरे से कहा था, देखिए, आज आसमान में चांद कितना साफ है। हाँ, मोहनलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, और उसमें मेरी मुस्कान भी झलक रही है। शांति ने पलकें झपकाईं। अगर मेरी ये मुस्कान कभी चली गई तो ये चांद भी आपको अकेला लगेगा। आज मोहनलाल जी की आंखें उस खाली कुर्सी को देख रही थीं। हवा का एक झोंका उनके सफेद बालों को सहला गया, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और न जाने कब नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो अचानक जाग गए। उनका गला सूख रहा था। वो धीरे धीरे छत की सीढ़ियां उतरने लगे। तभी उनके कानों में एक धीमी सी आवाज पहुंची। आवाज राकेश के कमरे से आ रही थी। वो वहीं रुक गए। राकेश की एक धीमी लेकिन बहुत साफ आवाज ने उनके पूरे वजूद को जमा दिया। फिक्र मत करो प्रिया, अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। जो होना था हो गया। अब तो पापा भी कुछ नहीं कर सकते। मोहनलाल जी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। अगला शब्द जो उनके कानों से टकराया, उसने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। राकेश हंसते हुए कह रहा था, बस रोज रोज की चाय में थोड़ी थोड़ी नींद की गोली मिलानी थी। कौन सा किसी को पता चलना था। डॉक्टर ने भी यही कहा कि हार्ट अटैक से मरी है। अब ये घर, ये जायदाद सब हमारा है। मोहनलाल जी सीढ़ियों पर ही खड़े रह गए। उनकी शांति, जिसे उन्होंने अपने हाथों से विदा किया था, वो सोई नहीं थी, उसे सुलाया गया था। और वो भी उसी बेटे के हाथों जिसकी एक मुस्कान के लिए शांति पूरी दुनिया से लड़ जाती थी। किसी तरह खुद को संभालकर वो नीचे गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दीवार पर टंगी शांति की तस्वीर को घूरते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों शांति, मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? तुम्हारे अपने ही बेटे और उसकी पत्नी की नफरत का शिकार तुम कैसे हो गई? और मैं जलेबी की मिठास में ही खोया रहा। घड़ी में 4 बज चुके थे और इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। उन आंसुओं में एक फैसला था। आंसू पोंछकर मोहनलाल जी ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा शांति। अब मैं वो करूंगा जो शायद दुनिया में किसी बाप ने कभी नहीं किया होगा। ये कहकर वो उठे और सीधे अलमारी की तरफ गए। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं, एक आग थी। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें कुछ कागजात थे। उन्होंने फाइल को एक पुराने कपड़े के थैले में रखा और कांपते हाथों से एक गांठ बांध दी। लेकिन इस बार की ये कंपकंपी डर की नहीं थी, बल्कि एक पिता की आत्मा में उठे तूफान का संकेत थी। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को एक बार फिर देखा और फिर कमरे का दरवाजा खोलकर
एक साए की तरह पूरे घर से होते हुए मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोला और अंधेरी रात में अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़े जहां अब कोई सूरज नहीं था। बस एक सवाल था जिसका जवाब उन्हें इस दुनिया से नहीं, खुद से लेना था। उस थैले में एक ऐसा दस्तावेज था जो कुछ रिश्तों को उनके मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी बेनकाब करने वाला था। अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसने आदत के मुताबिक अपने ससुर के कमरे में झांका। कमरा खाली था, तकिया सीधा रखा था, चादर तह की हुई थी और वो कपड़े का थैला भी गायब था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो भागकर अपने कमरे में गई और राकेश को खींचते हुए बोली, सुनिए, आज का दिन बहुत अच्छा है। क्या हुआ सुबह सुबह? राकेश ने चिढ़कर कहा। प्रिया ने खुशी से कहा, तुम्हारे बूढ़े पापा घर छोड़कर चले गए हैं। राकेश एक झटके में उठ बैठा। क्या बकवास कर रही हो? नहीं, मैंने उनकी अलमारी चेक कर ली है। उनके कपड़े थैला कुछ भी नहीं है। लगता है इस बार पक्का गए। अब ये घर हमारा है। मैं इसकी मालकिन और तुम इसके मालिक। प्रिया चहक रही थी। राकेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, पर वो खुश नहीं था। वो चुप था। उसके मन में एक डर था, कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन प्रिया पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अब कोई टोका टाकी नहीं, कोई घूरना नहीं। अब ये घर हमारा है और अब हम सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजी। सामने प्रिया की मां सुनीता जी खड़ी थीं। अरे वाह, लगता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खिली खिली लग रही है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, मां, वो बूढ़े इस घर से चले गए। अब ये पूरा घर मेरा है। सुनीता जी की आंखें चमक उठीं। सच में बाजी मार ली बेटी, अब तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तभी राकेश भी आ गया। अपनी सास को देखकर मुस्कुराया और कहा, माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आ गई। अब सच में अच्छे दिन आ गए हैं। राकेश, तुम एक काम करो, प्रिया ने चहकते हुए कहा, जाकर समोसे ले आओ। और सुनो, माँ को ढोकला बहुत पसंद है, वो भी ले आना। और हाँ, कोई अच्छी सी मिठाई भी ले आना। खुशी का दिन है, जश्न तो बनता है। राकेश, ठीक है, सब ले आता हूं, कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उन्हें नहीं पता था कि जिस पिता को वो बोझ समझकर घर से निकाल चुके थे, वो उनके जश्न को जीवन के सबसे बड़े मातम में बदलने का फैसला कर चुके थे। मोहनलाल जी का आखिरी फैसला अब भी बाकी था। राकेश गर्मागर्म समोसे, ढोकला और मिठाई लेकर घर लौटा। दरवाजे के अंदर घुसते ही जश्न का माहौल था। प्रिया और उसकी मां सुनीता जी ने मेज पर सब कुछ सजाया। वाह बेटा, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया, सुनीता जी ने समोसा उठाते हुए कहा। प्रिया ने हंसते हुए कहा, देखा मां, मैंने कहा था ना, हमारे अच्छे दिन आएंगे। अब इस पुराने फर्नीचर को हटवाकर मैं इटालियन डिजाइन का सोफा लगवाऊंगी और किचन किचन तो मैं पूरा नया बनवाऊंगी। राकेश भी अब चिंता मुक्त लग रहा था। उसने कहा, हाँ, और पापा के कमरे को हम अपना स्टडी रूम बना लेंगे। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तीनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे और भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी। इस वक्त कौन आ गया? राकेश ने चिढ़कर दरवाजा खोला। सामने 2 पुलिस इंस्पेक्टर और एक गंभीर चेहरे वाला वकील खड़ा था। राकेश उन्हें देखकर सकपका गया। जी, कहिए, वकील ने आगे बढ़कर कहा, क्या मैं मिस्टर राकेश और मिसेस प्रिया से बात कर सकता हूं? प्रिया और उसकी मां भी दरवाजे पर आ गईं। हाँ, मैं ही हूं राकेश। पर बात क्या है? वकील ने अपनी फाइल खोली और कहा, मेरा नाम अशोक शर्मा है और मैं आपके पिता श्री मोहनलाल जी का वकील हूं। उन्होंने आज सुबह आपके और आपकी पत्नी के खिलाफ अपनी पत्नी श्रीमती शांति देवी की हत्या के लिए एक एफआईआर दर्ज कराई है। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। जलेबी और समोसे की खुशबू जैसे मौत की गंध में बदल गई। राकेश हकलाते हुए बोला, क्या क्या बकवास है ये? पापा सठिया गए हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। प्रिया भी चिल्लाई, हाँ, ये झूठ है। वो हमें फंसाना चाहते हैं क्योंकि हम उनकी देखभाल नहीं करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने शांति से कहा, देखिए, हमें चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पिता ने वो सारी बातें हमें बताई हैं जो आपने कल रात अपने कमरे में की थी।
उन्होंने आपकी पूरी बातचीत सुनी है। इसके अलावा उन्होंने शांति देवी जी के नाखूनों के नीले होने का भी जिक्र किया है, जो जहर का एक संकेत हो सकता है। हमें अब पूरा शक है कि मौत प्राकृतिक नहीं थी। वकील अशोक शर्मा ने दूसरा कागज निकालते हुए कहा, और एक बात और मिस्टर राकेश, आपके पिता ने आज सुबह अपनी आखिरी वसीयत भी बना दी है। प्रिया की मां ने लालच से पूछा, वह वसीयत क्या लिखा है उसमें? वकील ने राकेश की आंखों में देखकर कहा, श्री मोहनलाल जी ने आपको अपनी सारी चल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। ये घर, बैंक में जमा सारा पैसा और उनकी सारी बचत, सब कुछ उन्होंने शांति देवी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम कर दिया है। ये ट्रस्ट बेसहारा और घर से निकाले गए बुजुर्गों की देखभाल करेगा। ये सुनते ही प्रिया और उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये घर मेरा है, प्रिया पागलों की तरह चीखने लगी। राकेश एक झटके से सोफे पर गिर पड़ा। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया था। दौलत, घर, आजादी, सब कुछ। सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। इंस्पेक्टर ने कहा, कानून अपना काम करेगा। पोस्टमार्टम के लिए शांति देवी के शरीर को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सच सामने आ जाएगा। फिलहाल आप दोनों को हत्या के शक में हमारे साथ चलना होगा। पुलिस ने राकेश और रोती चिल्लाती प्रिया को हथकड़ी लगा दी। सुनीता जी वहीं जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगी। कुछ ही मिनटों में जश्न का घर मातम और बर्बादी के मंजर में बदल गया था। कुछ महीने बाद उसी घर के बाहर अब शांति देवी मेमोरियल ट्रस्ट, निराश्रित वृद्धाश्रम का बोर्ड लगा हुआ था। अंदर बगीचे में कई बुजुर्ग बैठे धूप सेंक रहे थे। उन्हीं के बीच एक बेंच पर मोहनलाल जी बैठे थे। उनकी आंखों में अब न गुस्सा था, न दर्द। एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने जेब से शांति की वही पुरानी तस्वीर निकाली और उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपना बेटा, अपना घर, अपनी सारी दौलत खो दी थी, लेकिन अपनी पत्नी के लिए इंसाफ और अपनी आत्मा के लिए शांति पा ली थी। यही उनके जीवन का आखिरी और सबसे सही फैसला था। एजर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे करना मत भूलना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां आपसे मिस ना हो।